जनरल साहब, आपकी तरफ आते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी कि सी पैक मुखालिफ सेल बनाया गया है और नरेंद्र मोदी खुद उसको देख रहे हैं। ये बताएं कि ये अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है भारत का, और फिर जो अमेरिका और चाइना का मामला है उसको लेके ये भारत कर रहा है, वो अमेरिका की ईमा पर चाइना की मुखालिफत में, या ये सिर्फ पाकिस्तान की मुखालिफत में भारत कर रहा है? जी, पहले तो अगर आप इजाज़त दें, मैं निज़ामी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। मेरा ख्याल है कि ये दोनों साउथ एशिया के दोनों बड़े मुल्कों की लीडरशिप को चाहिए कि वो एक बात समझ लें कि हम इतने छोटे मुल्क नहीं हैं कि हम बिल्कुल पपेट के तौर पे इस्तेमाल हों बड़ी पावर्स के हाथों में, और हमें वाकई अपने अवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और आपस में मिल बैठ कर अपने फैसले करने चाहिए, अपने मसाइल हल करने चाहिए, बजाय इसके कि जो कंपनियां बना रही हैं हथियार वो हमें डिक्टेट करें, और जो मुल्क जिनका यहाँ पर इंटरेस्ट है वो हमें डिक्टेट करें कि हमें कैसे बिहेव करना है। इसी से रिलेटेड आपका सवाल है कि ये जो इंडो अमेरिकन नेक्सस है, इसकी वजह है या जो भी है, मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा अपना अंदाजा ये है कि इंडिया इस इंडो अमेरिकन नेक्सस से टेम्परेरी फ़ायदा उठाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, अपने आप को न्यूक्लियर उसमें शामिल रखना है एक्सपोर्ट ग्रुप में, उसके अलावा अपने आप को जितनी भी पाबंदियां हैं उनसे दूर रखना है, और पूरा फ़ायदा उठाना है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये फ़ायदा उठा लेंगे मेरे ख्याल अगले 3, 4, 5 सालों में। उस वक्त तक ये दिली डाली करते रहेंगे, शो करते रहेंगे कि ये खड़े हुए हैं चीन के खिलाफ और ये चीन को ऐसी की तैसी कर देंगे, लेकिन असल में ये सारा पोटेंशियल इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और कोशिश करेंगे कि कश्मीर का मसला वो अपने उसके मुताबिक हल कर लें जो उनके जहन में इसका तरीक़ाकार है। ये मेरे ख्याल उनकी स्ट्रैटेजी नज़र आती है, क्योंकि इंडिया मेरे ख्याल उनकी जो डीप स्टेट है वो काफ़ी अरसे तक आपको पता है वो नॉन अलाइंड रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा तरीका आता है ये काम खेलने का। हमें अलबत्ता ज़रा ध्यान करने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने आप को आगे लेकर जाते हैं, और वो अभी जो ब्लॉक है हमारा, या ब्लॉक ना भी अगर हम कहें, हमारी अलाइनमेंट चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इनके साथ बनती है, या फिर अमेरिका, मिडल ईस्ट और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बनती है, या फिर हमें एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करना है, जो कि कोशिश पूरी यही होनी चाहिए जो मैं तीसरी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, इस बात का हामी हूँ कि हिंदुस्तान के साथ हमें खुल के बात करनी चाहिए कि आप फैसला करें कि क्या आपने और हमने कठपुतलियों की तरह रहना है, या अपने आप को असर्ट करके इस पूरे जो यहाँ पर 1.5 बिलियन लोग हैं इनको आगे लेकर जाना है। जी ठीक है, निज़ामी साहब, फात साहब से भी जान लेते हैं। फात साहब का बड़ा डिटेल सी पैक को लेके इनकी रिसर्च भी है। फात साहब, आप गवादर तक गए हैं, आपने सारा इसको देखा है। ये जो सी पैक की सिग्निफिकेंस तो ऑब्वियसली है, लेकिन क्योंकि आपने इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है, आप इस सारे स्ट्रक्चर को भी समझ रहे हैं, आपकी नज़र में ये सी पैक मुखालिफ सेल बनाना, इसका बेसिक पर्पस क्या है? वही जो जनरल साहब बात कर रहे हैं या कुछ और है? नहीं, जनरल साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, जो सी पैक का ये पूरा प्रोजेक्ट है, या जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये इस वक्त एक पूरी जनरेशन में इससे बड़ा और एम्बिशियस एक ग्लोबल प्रोजेक्ट जो है वो पहले नहीं आया। और ये एक ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट है जिसकी बुनियाद पे चाइना की जो डोमिनेशन है ग्लोब की और दुनिया की और आलमी सियासत की, वो अब बहुत हद तक नजर आ रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया को बहुत हद तक बाईपास कर रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया को ये नजर आ रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर जाता है और जो पूरी रीजनल कनेक्टिविटी है वो उस तरीके से उसके लिंकेजेस बन जाते हैं, और पाकिस्तान की जो कनेक्शंस हैं, जो डीपर लिंकेजेस हैं चाइना के साथ, वो और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और उससे प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो जाहिर बात है कि इंडिया जो है वो डिसएडवांटेज पर है। तो उसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया पूरी कोशिश करेगा, और जितनी रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कोई ओपन सोर्स मटेरियल भी अगर आप देखें तो उसमें नजर आता है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल क्लियरली जो है वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। तो ये बात तो दुरुस्त है। कुलभूषण यादव का भी जो रोल है वो बहुत हद तक इधर से ही नजर आता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है, वो ये कि जो आपने जिक्र किया, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है,
फॉरेन मिनिस्टर की और DGISPR की, जो शवाहिद हमारे सामने लेके आए हैं वो बड़े ठोस शवाहिद हैं। इशू सिर्फ मुझे ये है कि ये इस तरह का एविडेंस जब हम सामने लाते हैं तो क्या हम जो पब्लिक ओपिनियन है और जो दुनिया में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, क्या हम उनको ये बावर कराने में कामयाब हो रहे हैं कि ये इंडिया का इस तरह का रोल है, वो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है? और अगर ऐसा करने में हमें मुश्किल हो रही है तो मेरे ख्याल में फिर हमारा फोकस इस तरफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है स्टेट के लेवल पे, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें कमजोरी है, उसमें झोल है, और हमारा जो एक स्टेट सेटअप है वो उस तरीके से अपनी पॉलिसीज को दुनिया में प्रोजेक्ट करने में नाकाम हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर क्या वजह है? मेरे ख्याल में ये एक निग्लेक्टेड सेक्टर है, हमने इस पे अटेंशन कम दिया है, और आज की दुनिया में जहां पे कम्युनिकेशन जो है वो क्रिटिकल एलिमेंट है, मेरे ख्याल में हमें इस पे बहुत ज्यादा जोर देने की। निज़ामी साहब, ये इजलास, ये मीटिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन जो फ़हद साहब ने ब्रेक से पहले बात की कि जो हुकूमत और इदारे अगर एक पेज पर हैं और हमारे पास इतने ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं, हमने कश्मीर के मामले पे भी देखा कि बरादर इस्लामी ममालिक भी हमारे साथ मौजूद नहीं थे। क्या रीज़न है कि हम इस नैरेटिव को बिल्ड करके दीगर ममालिक को साथ क्यों नहीं मिला पा रहे? इसमें कुछ हमारी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं। जिस तरह FATF को जिस तरीके से हमने हैंडल किया, MS हैंडल किया, उससे यानी वो मामला जो हैं संवरने के बजाय बिगड़ते चले गए। और अब इस चीज़ पर ही हम इत्तेफाक करते हैं कि यार हमें चले, उन्होंने ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर दिया, ग्रे लिस्ट पे ही रखा हुआ है। ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। शाह महमूद कुरैशी की तकरीरें जो हैं लच्छेदार, वो आप सुन लें जितनी मर्जी, बाकी भी हमारे जो रहनुमा है वो बात जो करते रहते हैं, लेकिन जो गोल पोस्ट हैं वो हमने बड़ी बुरी तरीके से मिस किए। और अब भी हमें स्ट्रेटेजिकली चाइना जो है वो ग्रे लिस्ट में नहीं डालना चाहता, लेकिन जो अहदाफ थे उसके तकमील में हमने बहुत सुस्ती दिखाई है। जी जनरल साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। कमज़ोरी कहाँ पे है जब हमारे पास शवाहिद भी हैं, हम एक दुनिया के सामने रखना भी चाह रहे हैं कि भारत टेरर फाइनेंसिंग करता है, प्रॉक्सी वार करता है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट हम देखते हैं कि बहुत से ममालिक, बरादर ममालिक भी हमारे साथ नहीं आ पाते हैं। कमी कहाँ पे रह जाती है? जी, मेरा ख्याल है कि ये तो हमें, मेरा ख्याल इसमें दूसरी राय नहीं होगी कि बेसिकली पूरी दुनिया जो है, तमाम ममालिक जो हैं अपना इंटरेस्ट परसू करते हैं, और जब इंटरेस्ट की बात आती है तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिल्कुल सबसे ऊपर है और बाकी इंटरेस्ट बाद में आते हैं। तो मैं ये फहद साहब की बात से एग्री करूंगा, जिसको ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह रहे हैं। एक्चुअली वो एक तो कम्युनिकेशन है ना कि बातचीत करना, ज़्यादा कांटेक्ट रखना और अपना बयानिया समझाने की कोशिश करना, दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा ये है कि दूसरे लोगों के स्टेक्स बिल्ड करना और अपने जो आपके पास पोटेंशियल है उनको लीवरेज करना। इन दो चीज़ों में हमें प्रॉब्लम हुआ है, ये जो मैंने बाद में दो चीज़ों का जिक्र किया है। एक तो हम लीवरेज नहीं कर पाए हमारा जो भी पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल एक छोटे सा एग्जांपल दूं कि हमने अफगानिस्तान के सिलसिले में कितनी मदद की है जान फशानी के साथ, कि अफगान तालिबान जो हैं वो बातचीत की मेज़ पर आए अमेरिकन के साथ, और उसमें कामयाबी भी हुई है। उसके बदले में हमें क्या मिला? क्या हम ये डिमांड नहीं कर सकते थे कि आप कश्मीर में कम से कम जुल्म बंद करवा दीजिए? ये मसला तो बाद में हल होता रहेगा, ये देखी जाएगी, लेकिन कम से कम आप ये इस तरीके से कर लें। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो हम बैलेंस आउट कर सकते थे बिटवीन मिडल ईस्ट एंड ईरान, उसमें हमने कुछ लीवरेज नहीं किया, जिसकी वजह से जो भी नाराज हो जाता है फिर हम उसकी मिन्नत समाजत पर आ जाते हैं। हमारा एटीट्यूड जो है, क्योंकि ये आप याद रखें कि दुनिया में कोई आपकी इज्जत उससे ज्यादा नहीं करता जितनी की इज्जत आप अपनी खुद करते हैं जी। तो जब आप हर जगह आप अपीजमेंट की पॉलिसी हो, हर जगह आप गुड बॉय बनने की कोशिश करें, कहीं पर खड़े ना हो, तो फिर ऐसे ही होता है। देखिए बात यह है कि हमें जो एक दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जो बहुत बुरे मुल्क थे दो बकौल अमेरिकन के, ये ईरान और नॉर्थ कोरिया, उस पर वो हमला नहीं कर पाए। इस पे जरूर सोचना चाहिए कि उसकी क्या वजह है, और हमें इतना दबाया हुआ है
हम रिएक्ट नहीं कर पाए। मैं ये बात मानता हूँ, जो निजामी साहब कह रहे हैं कि हम वो उतना काम मुस्तैदी से नहीं कर सके जी। FATF के सिलसिले में, लेकिन हम जितना भी काम कर लें आप उल्टे लटक जाएं। लेकिन जब तक आप पॉलिटिकली अलाइन नहीं करेंगे अपने आप को सही तरीके से और अपने आप को लीवरेज नहीं करेंगे, FATF से आप नहीं निकल सकते, IMF के चुंगल से आप नहीं निकल सकते। काइंडली ये मान जाएं कि ये पॉलिटिकल टूल्स हैं दुनिया की पावर्स के पास, उन्होंने आपको बांधा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। चीन और पाकिस्तान मिलकर कई सालों से सीपेक बना रहे हैं। सीपेक के नाम पर पाकिस्तान ने चीन से बहुत सारा कर्जा ले रखा है। अगर आप कर्जे देखो और पाकिस्तान की इकोनॉमी देखो तो आपको साफ पता चलता है कि पाकिस्तान चीन की चाल में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान को अभी भी ये अंदाजा नहीं आ रहा है कि सीपेक से सिर्फ और सिर्फ चाइना का फायदा होगा और सीपेक खत्म होते होते वो पूरा का पूरा चीन का गुलाम बन जाएगा। पाकिस्तान मीडिया भी यही दिखाने की कोशिश करता रहता है कि सीपेक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा और उनकी डूबती इकोनॉमी को पार लगाएगा। ये सब तो ठीक है, पर कभी कभी पाकिस्तान मीडिया सस्ता नशा कर लेता है। वो सोच लेता है कि PM मोदी सीपेक से जलते हैं और वो सीपेक को बर्बाद करना चाहते हैं। एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान मीडिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनको लगता है कि PM मोदी कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि PM मोदी सीपेक को बर्बाद कर देंगे और वो लोग और भी बड़े वाले भिखारी बन जाएंगे।